फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना। सो सम नेचुरल फिनोमिनाज आर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये जो फिनोमिनस है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनस है, क्योंकि इससे बहुत ही हानि पहुंचती है जो जनजीवन है उनको, राइट। सो हियर वी विल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। सो टोटल 5 हुई। एक तो तूफान हुआ, ज़्यादा बारिश हुई, राइट, साइक्लोन्स, लाइटनिंग बिजली, और अर्थक्वेक, राइट। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट ऑफ मैटर। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट क्या होता है? तो ज़्यादातर जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसके पास ज़्यादा कोई चार्ज होता नहीं है, और ज़्यादा चार्ज नहीं होना उसको ही हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। So according to basics of atomic structure, an atom is made up of electrons, protons and neutrons. Electron possess negative charge, proton possess positive charge, neutron is chargeless. So इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे, तो न्यूट्रली वो क्या हुए? चार्जलेस हुए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 नेगेटिव चार्ज, 5 प्रोटॉन मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलके जीरो बना देंगे। सो इसीलिए उसको न्यूट्रल बोलते हैं। सो इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो इसीलिए चार्जेस बैलेंस होते हैं और इसीलिए उनको हम न्यूट्रल बोलते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग। जब कभी भी किसी दो चीज़ को हम लोग रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। सो कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो नेगेटिव हो गया, मतलब क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास अब नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन रीजन ऑफ लाइटनिंग, क्योंकि लाइटनिंग के पास बहुत सारा चार्ज ज़्यादा होगा, इसीलिए वो लाइटनिंग होती है। सो व्हेन अ प्लास्टिक कॉब रब विथ ड्राई हेयर इट एक्वायर स्मॉल चार्ज। ये कभी कभी हमने किया होगा कि जब कभी भी कॉम्ब को हम लोग ड्राई हेयर से रब करते हैं और फिर पीस ऑफ पेपर के नज़दीक ले जाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर उससे चिपक जाता है। सिमिलरली अगर प्लास्टिक की जो रिफिल है उसको पॉलीथीन के साथ रब किया जाए तो इट एक्वायर्स सम इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली प्लास्टिक की स्केल को अगर ड्राई हेयर से रब किया जाए तो सिमिलर इन सभी में अगर पेपर के नज़दीक ले जाया जाए, मतलब पहले एग्जाम्पल में कॉम्ब को, दूसरे एग्जाम्पल में प्लास्टिक रिफिल को, और तीसरे एग्जाम्पल में प्लास्टिक स्केल को अगर पेपर के नज़दीक ले जाया जाए तो पेपर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट जो हमारा कॉम्ब है, जो अदर मटेरियल है, उसके पास चार्ज एक्वायर्ड है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो बलून्स है, राइट, बलून को अगर मैं ड्राई हेयर के साथ रब करवाऊँ और फिर दूसरे बलून के नज़दीक ले जाऊँ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर मैं दोनों बलून्स को ड्राई हेयर से रब करवाऊँ और एक दूसरे के नज़दीक ले जाऊँ तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो तब रिपल्जन होगा। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब कैसे चार्जेस में इंटरेक्शन होता है? टू इन्फ्लेटेड बलून्स हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। पहले तो हमें ऐसे लटका दिया कि जैसे वो एक दूसरे से टच ना हो पाए, और दोनों बलून को अब रब किया एक वुलन क्लॉथ से और फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा? उन दोनों बलून्स में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि हमने एक ही वुलन मतलब कि वुलन क्लॉथ से हमने रब करवाया है, तो दोनों में सेम चार्जेस होने की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ पर सेम एक्टिविटी, अब हमने क्या किया? रिफिल को यूज़ किया, पेन की जो रिफिल होती है वो। So rub one refill with polythene and place it carefully in a glass tumbler. Rub the other refill also with polythene or bring it close to the charged refill.
वी शुड नॉट टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड। तो हमें एक इंसुलेटर से पकड़ना पड़ेगा उसको। सो दोनों एक्टिविटीज़ में, दोनों में हमने एक ही मटेरियल से रब किया है, तो क्या होता है, दोनों में रिपल्जन होता है क्योंकि एक ही मटेरियल था। तो एक ही मटेरियल के कारण दोनों में सेम चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सेम चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो कंक्लूजन निकला कि चार्जेस ऑफ सेम काइंड रिपेल ईच अदर, मतलब कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर पास में रखूँगा तो रिपल्जन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पास में रखूँगा तो रिपल्जन होगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को पास में रखूँगा तो अट्रैक्शन होगा। नाउ इन दिस एक्टिविटी रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर। अब मैंने रिफिल को रब किया, ग्लास टम्बलर में रख दिया, और दूसरा चार्ज बलून है मेरे पास, उसको भी रब किया और फिर रिफिल के नज़दीक ले जाऊंगा तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि बलून के पास कुछ और चार्ज है और रिफिल के पास कुछ और चार्ज है, दोनों अनलाइक चार्जेस है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला दे विल अट्रैक्ट। तो चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट। From above we can say that there are two types of charge, positive and negative. Same charges repel, unlike charges attract. We take an empty jam bottle, a piece of cardboard. See, here we have taken one jar bottle. एक हमने बड़ा सा एक जार बॉटल लिया है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर वाला एक पेपर रखा है, थिक पेपर है, राइट। अब उस पेपर को एक वायर से होल कर कर अंदर रखा, ये वह हमारा वायर है, वो है कंडक्टिंग वायर। और हमने यहाँ पर एक फॉइल रखी है जो कि मेटल की बनी हुई है, और वो फॉइल जो है वो वी शेप की बनी है, वी शेप को ऊपर हमने लटका दिया है, राइट। अब दूसरा वायर जो है, तो अब जो दूसरा वायर है उसका जो दूसरा एंड है, मतलब कि यहाँ पर तो रिफिल को हमने उस एंड के साथ टच करवाया। अब जो रिफिल है वो मैंने एक वूलन क्लॉथ से रब की गई हुई थी, तो वो रिफिल पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो वो वाली रिफिल जब इस वायर से टच करवाते हैं तब उस वायर से जो भी चार्ज होता है वो नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर जो हमने वी शेप का मेटल लटकाया है उसमें इक्वली, उसके दोनों आर्म्स में वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। मान लो कि रिफिल के पास नेगेटिव चार्ज थे, तो नेगेटिव चार्ज दोनों आर्म्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो ये इक्वली डिवीजन के कारण वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर रिपल्जन फोर्स एग्जर्ट होता है। तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि रिफिल के पास कोई ना कोई चार्ज था। तो इलेक्ट्रोस्कोप का यही प्रिंसिपल है कि हम लोग किसी भी मटेरियल के पास जो भी चार्ज है वो जान पाते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्जेस। सिमिलरली यहाँ पर उसका पूरा यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है, एक जो रॉड है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही उस रॉड को यहाँ पर टच करवाते हैं वैसे ही उसमें जो वी शेप का जो मेटल था उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है। इसकी वजह से वो एक दूसरे को, दोनों आर्म से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। तो जब कभी भी मैंने उस मेटल को इसके सिर्फ नज़दीक रखा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज थे वो अट्रैक्ट हुए, तो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गए। इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर ऊपर गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो उसी वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होंगे और वैसे भी वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। तो ये था इलेक्ट्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रोस्कोप में एल्यूमिनियम स्ट्रिप का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ जो वी शेप का जो मेटल था उसकी जगह, राइट। तो such a device can be used to test whether an object is carrying a charge or not. So this device is known as electroscope. Now, earthing. So electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal detector. हमें पता है कि मेटल डिटेक्टर में मतलब कि जब कभी भी चार्ज जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर
मेटल कंडक्टर से ट्रांसफर होता है. So when we touch the end of the paper clip gently with hand, we will find that the foil strip electroscope come back to their original state. जैसे ही हम उस इलेक्ट्रोस्कोप की जो मेटल स्ट्रिप है, जो टॉप सरफेस है, उसको छुएंगे तो तुरंत वो जो वी शेप का जो मेटल था वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, दोनों साथ साथ हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चार्ज था वो आपके अंदर में से फ्लो हो गया, मतलब आपकी बॉडी में से फ्लो हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंडक्टर है. सो वी रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स and touching the paper clip, we will find that as we touch the paper clip with hand, the foil strip will meet each other again. क्योंकि फॉयल स्ट्रिप ने अपने जो भी सारे चार्जेस थे वो सारे चार्जेस हमारी बॉडी में से फ्लो करवा लिए. So the process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. क्योंकि हमारी बॉडी अर्थ से जुड़ी हुई है, तो वो जो सारे के सारे चार्ज थे वो हमारी बॉडी के पास थ्रू होकर फिर अर्थ में चले गए. सो अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्योंकि कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट होंगे तो लीकेज की वजह से हमें उसका नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए अर्थिंग को हमें ज़्यादातर बिल्डिंग्स में रखा जाता है. नाउ लाइटनिंग. लाइटनिंग एक ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट है जो थंडरस्टॉर्म के दौरान गिरती है, राइट. तो लाइटनिंग क्या है? एक ट्रांसफर ऑफ चार्ज है. लाइटनिंग के पास बहुत सारा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, राइट. तो वो जो चार्ज है वो क्लाउड टू क्लाउड ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं. तो सिंपल वर्ड्स में लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है जो एकदम लार्ज स्केल चार्जेस की वजह से मूवमेंट में आते हैं और एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में वो ट्रांसफर होते रहते हैं. क्लाउड्स में हमें पता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर, तो इसीलिए वो जो चार्जेस है वो क्लाउड टू क्लाउड ट्रांसफर होते हैं, राइट. नाउ स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. सो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. करंट जो है वो ऊपर जाता है और ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं. तो ये जो विग्रस मोमेंट है दोनों के बीच का, सो दैट रिजल्ट इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. क्लाउड्स में जो चार्जेस का सेपरेशन होता है इसकी वजह से. सो फ्रॉम दिस जनरेटेड चार्जेस द पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड नियर द upper edges of the cloud and the negative charges accumulated near lower edges of the cloud. तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहता है, नेगेटिव चार्ज नीचे रहता है, जैसे कि फिगर में यहाँ पर दिखाया है. पॉजिटिव अप है, नेगेटिव डाउन है. यहाँ पर भी पॉजिटिव अप है तो नेगेटिव डाउन होगा. तो यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे पॉजिटिव ऊपर है, सारे नेगेटिव नीचे है, राइट. तो ये जो एक्यूमुलेशन है पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड के नज़दीक, तो यहाँ पर ग्राउंड के नज़दीक पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा. सो व्हेन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस बिकम्स वेरी हैवी, एयर विच इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट. क्योंकि हम लोग अगर लाइव वायर को खुला छोड़ दे तो वो एटमॉस्फेयर से चार्ज होते होते हमारे तक नहीं पहुँचने वाला, तो उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर बैड कंडक्टर है. बट अगर चार्जेस का जो नंबर्स है एक लिमिट से बढ़ जाए तो वो एयर को भी, एटमॉस्फेयर को भी कंडक्टर बना देता है, और इसी वजह से लाइटनिंग एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो होती है. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर टू ग्राउंड एंड प्रोड्यूस स्ट्रेक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड अक्रॉस द स्काई. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. क्योंकि लाइटनिंग के थ्रू जितने भी चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं वो सारे के सारे चार्जेस अर्थिंग, मतलब कि अर्थ की सरफेस से नीचे चले जाते हैं. नाउ डेंजर्स ऑफ लाइटनिंग. सो लाइटनिंग कैन डैमेज हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड ट्रीज. इट कैन ऑल्सो किल ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनिमल्स. नाउ लाइटनिंग सेफ्टी. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. क्योंकि कहीं पर भी कभी भी लाइटनिंग गिर सकती है
अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस, क्योंकि वहाँ पर अर्थिंग पहले से ही हम लोग सेट करके रखते हैं कि जिससे लाइटनिंग गिरे तो वो अर्थिंग के थ्रू अर्थ के सरफेस में चला जाए. First sound of thunder is an alert to rush to a safer place. After hearing the last thunder, we should wait for some time before coming out of the safe place. तो लाइटनिंग जब गिर रही है तो हमें सेफ प्लेस पे पहुंच जाना चाहिए. सेफ प्लेस मतलब कि एक बड़ी बिल्डिंग हो सकती है. नाउ डूज और डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो आउटसाइड, अगर आप घर के बाहर हो तो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड ओपन कार्स आर नॉट सेफ ड्यूरिंग द लाइटनिंग. जो भी ओपन है तो ओपन जगह पे ज़्यादा रिस्क होगा. इन ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, elevated places do not protect us from lightning strokes, so we should take shelter under shorter trees. क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो ट्रीज होती है तो वहाँ पर लाइटनिंग गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, राइट. तो हमें छोटी छोटी जो ट्रीज है वहाँ पर हमें रुकना चाहिए. कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्योंकि जो अम्ब्रेला है उसका हैंडल मेटेलिक होता है, तो कभी भी थंडरस्टॉर्म के टाइम अम्ब्रेला नहीं रखना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट्स में जल्दी से वो लाइटनिंग पास थ्रू हो सकती है. इन ओपन एरिया, इफ यू डू नॉट फाइंड प्लेस टू हाइड, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. Instead, place your hands on your knees with your head down between hands. This position will make you the smallest targets to be struck. तो हमें अपना जो बॉडी का एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम कर देना चाहिए, तो उससे कम रिस्क होगा. नाउ इनसाइड द हाउस, प्रिकॉशन फॉर इनसाइड द हाउस. लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, electric wires, metal pipes during the thunderstorm. Contact with this should be avoided. कोई भी टेलीफोन या फिर कोई भी वायर्स के कांटेक्ट में हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो लाइटनिंग है वो तुरंत ऐसे वायर्स में से फ्लो हो सकती है. बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विथ रनिंग वाटर, क्योंकि पानी पाइप से आता है और पाइप मेटल की बनी हुई होगी, तो लाइटनिंग अगर पाइप पे गिरेगी तो वो पानी में से भी पास थ्रू हो सकती है, तो तभी हमें बाथिंग नहीं लेना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग. इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म. तो टीवी सेट जो भी प्लग्ड वायर है उनको हमें अनप्लग कर देना है, क्योंकि जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो बहुत दूर से एक वायर के थ्रू आते हैं. तो अगर प्लग पहले से ही अगर कनेक्टेड है तो उसमें से करंट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे जो डिवाइसेस है वो डैमेज हो सकते हैं. सो दीज आर दी सम इफेक्ट्स. नाउ लाइटनिंग कंडक्टर. दिस इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज. इट इज कंपोज ऑफ अ वर्टिकल मेटेलिक रॉड विच इज टॉलर देन बिल्डिंग, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग. वॉल के अंदर हमने एक बड़ी सी रॉड पहले से ही रखी होगी कि जिससे, अब वो कैसी होनी चाहिए, तो एक तो मेटेलिक रॉड थिक होना चाहिए उसका मटेरियल, राइट, और वो अर्थ के बहुत ही अंदर तक हमने पहले से उसको प्लांट कर देना चाहिए. सो व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोज टू द लाइटनिंग कंडक्टर एंड देन इट गोज टू द अर्थ. So the vertical metallic rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. तो इजीली वो ग्राउंड के अंदर चला जाए और हम किसी भी डैमेज से बच सके. ये पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन है. देखिए, पहले तो ये बड़ा सा एक कंडक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है और कंडक्टर के थ्रू एक बड़ी सी रॉड है जो कि बिल्डिंग से पहले से ही कनेक्टेड है, और वो नीचे एक कॉपर प्लेट बड़े से एरिया में वो प्लांट किया गया है अर्थ की सरफेस के अंदर, कि जिससे जब कोई भी लाइटनिंग हो तो यहाँ पर स्ट्राइक करे और वो तुरंत नीचे चला जाए विदाउट एनी डैमेज टू दी बिल्डिंग. तो यहाँ पर लाइटनिंग रॉड यहाँ पर रखा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, लाइटनिंग जाएगी और वो अंदर ग्राउंड के रॉड के माध्यम से नीचे अर्थिंग हो जाएगा. तो ऐसे हम लोग
पूरी बिल्डिंग को बचा सकते हैं। नाउ अर्थक्वेक्स, sudden shaking or trembling of earth which lasts for a very short period is called earthquake. To and fro, earthquake are like to and fro oscillations or vibrations of the earth. It is caused by disturbance deep inside the earth crust. बहुत ही अर्थ के अंदर से इसका जो सोर्स है वो होता है। सो कॉज ऑफ अर्थक्वेक, the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called crust, right? तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है कहाँ पर, डीप डाउन। तो वो जो डीप डाउन डिस्टर्बेंस है वो अपर सरफेस तक पहुँचता है धीरे धीरे धीरे। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल पीस ऑफ लैंड मास, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये अलग अलग जो प्लेट्स यहाँ पर रखी है इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, वो कंटिन्यूअस होता है। सो व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर और प्लेट गोज अंडर ड्यू टू कॉलिजन दे कॉज वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर जो लेयर्स है उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव चेंजेस है, तो उस रिलेटिव चेंजेस की वजह से अर्थ के क्रस्ट में वाइब्रेशन आता है, और दिस वाइब्रेशन दैट शोज अस एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कभी कभी इस वाइब्रेशन से जो भी हमारी अर्थ सरफेस है वहाँ पर क्रैक्स हो जाती है, राइट। सिस्मोग्राफ, नाउ दिस इज द डिवाइस विच records the seismic waves produced by tremors. So it is composed of an oscillator, writing device and a roll paper. तो हम लोग सेस्मिक जो सिस्मोग्राफ है उसको एक पेपर पे रखते हैं जिससे कि वो कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। अगर वो स्ट्रक्चर अगर अप डाउन ज़्यादा होता है उस स्ट्रक्चर में तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है। सो राइटिंग डिवाइस इज अटैच टू द ऑसिलेटर। तो जितना ऑसिलेशन ज़्यादा होगा उतना वो डिवाइस में जो भी रिटर्न ऑब्जेक्ट, रिटर्न थिंग्स होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली होगी। इन केस ऑफ अर्थक्वेक द ऑसिलेटर बिगिंस टू वाइब्रेट। दिस क्रिएट्स वाइब्रेशन इन द राइटिंग डिवाइस एंड स्टार्ट प्लॉटिंग अ वेव लाइक पैटर्न ऑन द पेपर। The wave-like pattern is then analyzed by scientists to construct a complete map of the earthquake. तो सिस्मोग्राफ से हमें पता चलता है कि कितनी इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आएगा और कितनी देर बाद आएगा। तो ये है हमारा सिस्मोग्राफ। जैसे कि यहाँ पर रोल किया गया हुआ एक पेपर है और यहाँ पर एक मैग्नेट है, एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला होगा यहाँ पर जो भी ग्राफ है उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, राइट, और कितना आने वाला है। Right, Richter scale. The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called Richter scale. The Richter scale was developed by Charles Richter and Benno Gutenberg of California Institute of Technology. This shows the intensity of the earthquake. कि कितने इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आने वाला है। The intensity of earthquake is measured on a logarithm scale of 0 to 10. अगर 10 के नज़दीक आया तो वो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा होगा, 5 नॉर्मल है, राइट। सो रिचर स्केल इज नॉट लीनियर। On the Richter scale, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. For example, earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than earthquake of magnitude 4. तो 2 के डिफरेंस में 1000 टाइम्स ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। नाउ डैमेज इज ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर सकती है, उसी की वजह से जो डैमेज होगा वो सब जगह पे जहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा वहाँ पर होगा। द अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अर्थक्वेक से सुनामी भी आएगा, फ्लड्स हो सकता है और लैंडस्लाइड्स होगी। नाउ डैमेजेस ड्यू टू अर्थक्वेक। यहाँ पर एक अर्थक्वेक का ही डैमेज का एक फोटोग्राफ्स यहाँ पर लिया है। तो अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेजेस टू बिल्डिंग। तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई है, तो ये जो
फोटोग्राफ है वो कश्मीर के अर्थक्वेक का फोटोग्राफ है। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन्ड सो दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, कंसल्ट क्वालिफाई आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर्स फॉर मेकिंग क्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स। तो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिल्डिंग्स को फॉर्म करना पड़ेगा, उसका बेस एकदम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि जिससे वो बिल्डिंग नॉर्मल माइनर अर्थक्वेक से गिर ना जाए। द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर मेकिंग द बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज, राइट। क्योंकि अर्थक्वेक कुछ एरिया में आता ही रहता है टाइम टू टाइम, तो ऐसी जगह पे हमें जो कंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से बनाना चाहिए। कपबोर्ड्स, शेल्व्स शुड बी फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ऑन समवन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इजीली। तो हमें सब कुछ वॉल के नज़दीक रखना है कि जिससे वो गिर ना जाए जबकि अर्थक्वेक आ रहा है तब। पीपल शुड बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, water heater, etc., so that during an earthquake they do not fall on people. Now, during the earthquake, take following steps to protect yourself at home. अगर घर पे हो और अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक वी शुड हाइड अंडर द टेबल। एक बड़े से स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे हमें छिप जाना चाहिए। अगर आप बेड पे हो तो एक पिलो रख दीजिए अपने हेड के ऊपर, राइट, और move out of the bed, right, do not move out of the bed. We should stay away from the tall and heavy objects that may fall on you due to tremors. तो आपको हैवी ऑब्जेक्ट से दूर चले जाना चाहिए, अगर वो गिर सकता है तो आपको डैमेज हो सकती है। और बाहर बाहर हम लोग क्या कर सकते हैं? इन एन ओपन एरिया वी शुड ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। सबसे दूर चले जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन कार और बस, डू नॉट कम आउट, क्योंकि वो एक शील्ड है। अगर आप अंदर ही रहेंगे तो आप सेफ रहोगे। सो आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। क्लियर स्पॉट इसलिए क्योंकि कोई भी बिल्डिंग और ट्री के नज़दीक आप अगर रहोगे तो वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्लियर स्पॉट पे चले जाना चाहिए। डू नॉट कम आउट टिल दी ट्रेमर्स स्टॉप।